नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बीजापुर से। आपको बता दें, जहां नक्सल प्रभावित तर्रेम थाना क्षेत्र के जोनागुड़ा के जंगल में शनिवार दोपहर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुल 24 जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दें, दोपहर तक 24 शव निकाले जा चुके हैं। बीजापुर एसपी कमचोहन कश्यप ने 24 शव की पुष्टि की है, तो वहीं 30 जवान नक्सलियों के इस हमले में बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जबकि जवानों के जवाबी हमले में 15 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। आपको बता दें, नक्सलियों ने हमले के बाद जवानों के हथियार लेकर फरार हो गए, जबकि मारे गए नक्सलियों के शव को ट्रैक्टर पर लाद के ले जाया गया। तो इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जवानों की मौत पर दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि मेरा संवेदनाएं नक्सली हमले में मारे गए जवानों के साथ है, उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए इस मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई के दरमियान 15 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है, लेकिन एक दुखद भरी खबर आ रही है बाजीपुर से, जहां 24 जवान नक्सली द्वारा किए गए हमले के दरमियान शहीद हो गए। हालांकि इस पूरे मामले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। जवाबी कार्रवाई में 15 नक्सली मारे गए हैं, जिसके बाद सांकेतिक रूप से ऐसा है कि नक्सली अपने घायल नक्सलियों को और डेड बॉडी को ले जाने के लिए नीचे से वो कुछ मदद मांग रहे हैं, ऐसा कुछ संकेत है। तो काफ़ी संख्या में उनके मारे जाने की और घायल होने के सूचना है। और अभी हमारा जो जवान हैं उनके लिए सपोर्टिंग पार्टी अलग भेजा गया है। चूँकि 3-4 घंटे फायरिंग चली, कोई जवान ग्रुप इधर कोई ग्रुप इधर ऐसे हैं, तो सबसे अभी कांटेक्ट किया जा रहा है। कांटेक्ट हो जाने के बाद, सबको रिकवर कर लेने के बाद, बाहर निकल लेने के बाद वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई, कितने नक्सली मारे गए, क्या क्या हुआ, ये सब बाद में पता चलेगा। बीजापुर में नक्सली हमले से 5 जवान के शहीद होने का समाचार निश्चित रूप से दुखद है। मैं उन शहीदों को श्रद्धापूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारों को इस कष्ट को सहने की शक्ति दे ईश्वर। और इसके साथ ही साथ जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है। न कोई कार्य योजना, न कोई चर्चा, न किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। तो आपको बता दें, इस हमले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट जारी किया। उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं नक्सली हमले में मारे गए जवानों के साथ हैं, उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरी संवेदनाएं नक्सलियों हमलों में मारे गए जवानों के परिवार के साथ है, उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बताते चले कि इस मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि 15 जो नक्सली हैं उनके भी मारे जाने की खबर आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लखनऊ की। आपको बताते चले, जहां लखनऊ में इस दरमियान लखनऊ से खबर आ रही है, जहां कांग्रेस द्वारा जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि सरकार के गठजोड़ से उत्तर प्रदेश में शराब से मृत्यु हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से लेकर अभी तक 350 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। पिछले दिनों प्रयागराज, प्रतापगढ़ और झांसी में मृत्यु की घटनाएं बढ़ी है। सरकार ने कानून तो बनाए हैं, लेकिन उसका मजाक ही बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के मंत्री पत्र लिख रहे हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ लीपापोती की ही कार्रवाई की जा रही है। शराब माफियाओं पुलिस पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन सरकार
सुध नहीं ले रही है। सरकार के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी भी जहरीली शराब में लिप्त है। यूपी के प्रतापगढ़ में लगातार शराब से हो रहे मृत्यु के बाद ये बयान सामने आया है कि सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है। इनके तमाम मंत्री, संतरी, तमाम लोग इस पूरे कारोबार में लिप्त हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी लिप्त हैं और समय समय पर मीडिया ने इस ओर तमाम इशारों को रखने का काम किया है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि जो लोग उच्चस्थ पदों पर बैठे हुए हैं और गंभीर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी दूसरे प्रदेशों के प्रचार में। तो वहीं मुरादाबाद में एक हेड कांस्टेबल ने प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल रिजवान ने प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए साल 2020 के अक्टूबर महीने में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और अब प्रधानी के चुनाव में जुट गए हैं। कांस्टेबल रिजवान के मुताबिक ग्रामीणों को इस बार पढ़ा लिखा, समझदार और विकास करने वाला प्रधान चाहिए, जिसके चलते ही हेड कांस्टेबल ने प्रधानी का चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अब जो है काम मैंने अपना 12 अक्टूबर 2020 में BRS के लेटर दे दिया। क्या अब जो है यहाँ जो सीट है वो जो सामान्य महिला है जी, तो आपने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद क्या रहा ऐसा? इस्तीफा दिया, बस खाली एक मन में ये था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कि अगर SC में, BC में अगर किसी में भी सीट आ गई तो मैं गांव के BC के आदमी के साथ या SC के आदमी के साथ रह के पूरा मतलब गांव के लिए सहयोग। तो अब महिला में कैसे आप चुनाव लड़ा रहे हैं? महिला में तो वहीं पंचायत चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन जौनपुर में जमकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई है। दरअसल जिला पंचायत सदस्य पद वार्ड संख्या 17 से बीजेपी प्रत्याशी माधुरी देवी समेत बीजेपी के कई प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और साथ ही नामांकन के लिए बीजेपी के प्रत्याशी और समर्थकों ने सिंबल लगा हुआ गमछा पहनकर नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। माधुरी देवी जायसवाल वार्ड नंबर 17 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। आज हम लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। हमारा लक्ष्य है कि हम 17 नंबर वार्ड जीत कर आए और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है इस प्रदेश में और देश में, हम काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और हमें विश्वास है कि जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं यूपी के हरदोई की, जहां उत्तर प्रदेश में महापंचायत के चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। वहीं नामांकन के दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें, लाखों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने ना ही मास्क लगाया हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया जा रहा था। तो वहीं कोरोना के नियमों का उल्लंघन होने पर अपर जिलाधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि कलेक्ट्रेट के शासन की गाइडलाइन को लेकर लगातार उम्मीदवारों से पालन करने की अपील भी की जा रही है, लेकिन लाउडस्पीकर द्वारा उम्मीदवारों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की प्रशासन अपील कर रहे हैं। पूरे जनपद में 19 ब्लॉक पर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का, ग्राम प्रधान पद का और ग्राम पंचायत सदस्यों का नामांकन पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ चल रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में आज जिला पंचायत के सदस्यों का नामांकन पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ चल रहा है। प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मौजूद हैं हरदोई के कलेक्ट्रेट भवन में, जहां पे प्रथम चरण के पंचायत चुनाव में 72 सीटों पे पंचायत सदस्यों का नामांकन हो रहा है। और आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोरोना
की गाइडलाइन की किस तरीके से धज्जियां उड़ाती पब्लिक दिखाई दे रही है। प्रशासन के बड़े बड़े वादों के बावजूद भी जो है हरदोई की प्रत्याशियों की जो भीड़ लगी है वो पूरी तरीके से जो है धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। हरदोई से तो वहीं प्रतापगढ़ में नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ पुलिस ने चौथे दिन भी शराब माफियाओं पर एक्शन जारी है। ताजा मामला कुंडा कोतवाली के बाबूगंज बाजार का है, जहां बीती रात प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 दुकान में छापेमारी करते हुए एक और नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने लगभग 1200 पेटी अवैध शराब बरामद किया। तो वहीं बरामद अवैध शराब में अंग्रेजी बियर, देशी शराब शामिल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज कुंडा के बाबूगंज बाजार में एक शराब की फैक्ट्री, जिसमें कुछ देशी शराब है और कुछ विदेशी शराब है, और गत्ते, शीशियाँ और रैपर्स, बारकोड, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और ये एक तरह से ये फैक्ट्री का काम कर रहे थे। यहाँ भी नकली शराब है, 140 पेटी है, जिसको यहाँ पर बनाना और उसको स्टोर करने का काम किया जा रहा था। और इसमें जिन जिन लोगों का नाम आएगा उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई और इनके 14 के तहत इनकी सारी प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई, और ये जो गैंगस्टर्स ये कार्य कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मनीष ओझा। मनीष, लगातार प्रतापगढ़ पुलिस अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और चौथे दिन भी छापेमारी की कार्रवाई की गई, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से मौतों के बाद प्रतापगढ़ पुलिस जहां एक्टिव हुई, उसके बाद लगातार प्रतापगढ़ में अवैध शराब की फैक्ट्रियां लगातार बरामद हो रही हैं। पिछले 4 दिनों में लगातार 4 बड़ी कार्रवाई हुई। कल देर रात आईजी कविंद्र प्रताप सिंह और एसपी प्रतापगढ़ मौके पर पहुंचे कुंडा इलाके के में बाबूगंज में, जहां पर अवैध शराब की लगभग 1200 से ज्यादा पेटियां बरामद की गई और ये पूरी बरामदगी लगभग 50 लाख रुपए की बताई जा रही है। तो प्रतापगढ़ पुलिस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होगा, क्योंकि लगातार जहरीली शराब की मौतों के बाद बैकफुट पर जिला प्रशासन पहुंचा था। तो उसके बाद योगी सूबे के मुखिया सीएम योगी ने भी मामले को संज्ञान लिया था। उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष ओझा। तो आपको बता दें, प्रतापगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। खबर यूपी के सोनभद्र से, जहां अनपरा क्षेत्र में एक निजी कंपनी के बिजली के लैंको पावर प्लांट परियोजना के बॉयलर के सफाई कार्य के दौरान भारा शटरिंग गिर जाने से काम कर रहे 13 मजदूर दब गए, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस दौरान आनन फानन में परियोजनाओं के आलाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे को हटाने का काम भी शुरू किया गया। आपको बता दें, मलबे के अंदर से 13 मजदूरों को बाहर निकाला गया और सभी को अनपरा बिजली परियोजना स्थित कैंपस के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां 5 मजदूरों की हालत गंभीर देखी जा रही है। लैंको पावर प्लांट में मेंटेनेंस वर्क चल रहा था। आज तड़के वहाँ पे एक दुर्घटना घटी है, जिसमें कि टीन शेड गिरने की वजह से वहाँ पर काम कर रहे 13 श्रमिक घायल हो गए थे। इसमें से 5 को ज़्यादा चोट थी। उनका इलाज अभी जयंत सिंगरौली स्थित अस्पताल में चल रहा है और 8 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। कोई भी मजदूर वहाँ पर फंसा हुआ नहीं है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है और वहाँ कोई कानून व्यवस्था आदि की समस्या फिलहाल नहीं है। जो घटना घटी है 20 मीटर से ऊपर घटी है, 20 मीटर नीचे सही है, 20 मीटर के ऊपर वो भसका है। जो उसमें मात्र देखिए, जो रिपोर्टिंग आई अब तक हमको सुबह से कि 100 लोग काम कर रहे थे, उसमें हम पूछ रहे थे, हमने बॉयलर में अनपरा में काम किया है, कि अरे भाई उसमें क्या 100 लोग उसी में थे? क्षेत्र होगा ना 100 लोगों का, लेकिन सही रिपोर्टिंग नहीं आ रही थी। वहाँ सही बात है कि वहाँ 16 लोग 15 लोग काम कर रहे थे। क्लीनिंग धुआई का काम हो रहा था, 2 कंपनी के लोग थे वहाँ, मालती कंस्ट्रक्शन के 5 लोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया की, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। आपको बता दें, देवरिया सदर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से बाइक सवार बदमाशों के पीपरपाती की तरफ से गुजरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस पर देर रात कोतवाली के एसएसआई विपिन मलिक ने पुलिस फोर्स के साथ पीपरपाती के पास घेराबंदी कर दी और इसी दौरान एक ही बाइक पर
सवार 2 संदिग्धों को पुलिसकर्मी ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने कहा है कि मुठभेड़ में घायल बदमाश पर कुशीनगर में 6 और देवरिया में 2 केस पहले से ही दर्ज हैं और पिछले साल उसने बैतालपुर में भी पुलिस की राइफल लूटी थी। एक बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है उसने पुलिस पे फायर कर दिया, जिससे एसएसआई कोतवाली के हाथ में चोट आई है और पुलिस ने फिर जवाबी फायरिंग किया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा है। उसकी तलाश के लिए हमारी एक टीम लगी हुई है। यहाँ मौके पे 9mm की पिस्टल, 3 कारतूस जो चले हुए हैं। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पड़ोसी राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में स्थिति संकटपूर्ण है। हमने महाराष्ट्र की सीमा को सील किया है और छत्तीसगढ़ से आने वाले पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। महाराष्ट्र से सटे जिलों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मालवाहक, आवश्यक सेवा और आपातकालीन आवाजाही को ही अनुमति दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक के बाद कहा है कि राज्य में सभी लोगों का मास्क पहनना बेहद जरूरी है। तो वहीं उज्जैन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताते चले इस दरमियान हॉस्पिटल में 80 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 24 कोरोना पॉजिटिव थे। जानकारी के मुताबिक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज इसमें झुलसे हैं। एक मरीज की हालत काफी नाजुक भी बताई जा रही है। बताते चले इस दरमियान आग फ्रीगंज स्थित पाटीदार हॉस्पिटल के एंड रिसर्च सेंटर में लगी थी। इसके संचालक उमाशंकर पाटीदार हैं। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं झारखंड के जामताड़ा की, जहां जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन की खबर सुनते ही सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन मेडिका अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विष्णु भैया जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। हमारे साथ उनका पारिवारिक और राजनीतिक संबंध रहा है। हमने अपने बड़े भैया को आज खो दिया है। सीएम सोरेन ने यह भी कहा कि उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विष्णु भैया कोरोना पॉजिटिव थे, ये एक चिंताजनक विषय भी है और दवा के बावजूद संक्रमण उनका लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। सीएम ने कहा है कि इस महामारी को हल्के में ना लें और इस सरकार के निर्देशों का पालन जरूर करें। इस महामारी का समाधान आप सबके हाथों में है और हमारी नजर राज्य के हर एक कोने में है। एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, इनके जैसे दिलदार व्यक्ति और इनके जैसे उदार व्यक्ति मुझे लगता है कि बहुत कम होते हैं और जिनका इन्होंने हाथ थामा, जिनके साथ ये खड़े रहे, वो उन्होंने हमेशा से ये अपने आप को साबित किया कि जो जिनके साथ है वो हमेशा उनके लिए। बिहार के मधुबनी में लोकमंच न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां मधुबनी नरसंहार मामले में आरोपी प्रवीण झा के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें पुलिस की छापेमारी के दौरान प्रवीण झा की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रवीण झा पर आरोप है कि प्रवीण झा और उसके कुछ साथियों ने मिलकर एक घर में घुसकर AK-47 से 6 लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक ही की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस खबर को सबसे पहले लोकमंच न्यूज ने दिखाया था, जिस पर पुलिस ने अब एक्शन लेते हुए प्रवीण झा के आवास पर छापा मारा और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। तो वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में कुछ बदमाशों की गिरफ्तारी भी की गई है। मुख्य आरोपी की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के मधुबनी की। आपको बता दें कि लोकमंच न्यूज ने इस खबर को काफी प्राथमिकता से दिखाया था और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक झा जुड़ गए हैं, बिहार ब्यूरो चीफ हैं। अभिषेक जी, इस खबर को हमारे न्यूज चैनल ने काफी प्राथमिकता से दिखाया था और क्योंकि
कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। इसको लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी सुरभि, होली के दिन बिहार के मधुबनी में जो नरसंहार खेला गया तो वाकई पुलिस बैकफुट पर थी और लोकमंच न्यूज ने जिस तरीके से आवाज उठाई उसके बाद पुलिस हरकत में आई, बिहार सरकार हरकत में आया और आनन फानन में मुख्य आरोपी प्रवीण झा के घर पर कुर्की जब्ती आज किया गया है। हालांकि अभी कुर्की जब्ती जारी है, कुछ हथियार बरामद किए गए हैं, साथ ही अन्य आरोपी की भी तलाश जारी है। 8 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस महकमे बता रही है। हालांकि इसमें बहुत कुछ अभी सिनेरियो क्लियर होना बाकी है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से लोकमंच न्यूज में बाकायदा जनता की आवाज के रूप में बनकर उभर कर सामने आई है, वो अपने आप में जनता के लिए और जनता के हित में एक कहीं ना कहीं एक सही संदेश दिया जा रहा है। कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन का अभिषेक जी क्या कुछ कहना है? तो भी अभी कार्रवाई चल रही है, कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। हमारी बात हम एसपी मधुबनी से हुई है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा जो अभी कार्रवाई जारी है, खत्म होने के बाद हम पूरे क्लियर तौर पे आपको बताएंगे। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अभिषेक झा, ब्यूरो चीफ पटना से। एक तरफ तो सुशासन बाबू बिहार में शराबबंदी को लेकर लंबे लंबे दावे करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ताजा मामला बिहार के गया से सामने आया, जहां पूर्ण शराबबंदी होने के बाद भी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें, कुछ लोग तमंचे को हवा में लहराते हुए शराब पीकर अश्लील गानों पर बारबालाओं के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको आप तस्वीर में साफ तौर पर देख भी सकते हैं। इस दरमियान ग्रामीणों ने कहा है कि यह दृश्य गया जिला के डुमरिया प्रखंड के मैगरा थाना क्षेत्र का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के कुंभनगरी यानी हरिद्वार की, जहां कोरोना से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं महाकुंभ पर भी खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें, इसके लिए अखाड़ों और प्रशासन द्वारा नई पहल शुरुआत की गई है। अखाड़ों में साधु संतों की कोरोना जांच के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा पहला कैंप निर्मोही यानी अखाड़े में लगाया गया, जिसमें साधु संतों की कोरोना जांच की जाएगी और जांच करने के बाद साधु संतों का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा, जिससे कोरोना का रोकथाम कुंभनगरी हरिद्वार में भी किया जा सके। तो वहीं निर्मोही यानी अखाड़े के महंत राजेंद्र दास ने कहा है कि पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है, जो कि चिंता का विषय भी है। साधु संत संयम रखें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो वहीं टिहरी जिले के घनसाली के बालगंगा तहसील के कुंडी गांव में 7 दोस्त देर रात गांव के पास जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन तब उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोस्तों के विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद घबराए 3 अन्य दोस्त ने जहर खा लिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई और बाकी के बचे हुए 3 दोस्त मौके से फरार हो गए। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस फरार युवकों की तलाश में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं भगवानपुर की, जहां भगवानपुर विधानसभा के मानकपुर गांव में आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां दिल्ली विधायक प्रवीण सिंह ने उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भाजपा सरकार ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं महंगाई की मार से जहां आदमी आज के समय में बहुत ही ज्यादा परेशान है। देश का अन्नदाता आज आंदोलन करने को मजबूर है, लेकिन भाजपा सरकार को उनकी जरा भी परवाह नहीं। उत्तराखंड में आए दिन मुख्यमंत्री का बदलना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी रही है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।